दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए आदिकाल भाग को देखेंगे। हिंदी साहित्य में आदिकाल, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, अन्य जो भी हिंदी विषय से जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी में हिंदी साहित्य समान रहता है। तो इसलिए आज हम आदिकाल से शुरुआत करते हैं। और हिंदी साहित्य अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको हर एक परीक्षा के लिए यह कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आदिकाल, हिंदी साहित्य आदिकाल। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदिकाल। और आदिकाल का नामकरण, तो जो गियर्सन है, गियर्सन ने इसको चारण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल। आप ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही 900 वर्षों का, जो हिंदी साहित्य का 900 वर्षों का इतिहास है, उसको 4 भागों में विभाजित किया है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्यकाल। ये शुक्ल जी ने जो है इनका नामकरण किया है, जैसे कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इनको शुक्ल जी ने अन्य नाम दिया। आदिकाल को उन्होंने कह दिया वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को उन्होंने कह दिया भक्ति काल। तो इस प्रकार उन्होंने चारों जो 4 कालों में उन्होंने विभाजन किया हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को, तो उन्होंने उसका दोहरा नामकरण कर दिया शुक्ल जी ने। तो शुक्ल जी ने ही हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास 4 कालों में विभाजित किया है। और यह बिल्कुल एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा शुक्ल जी ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, जो कि हर एक परीक्षा में आचार्य शुक्ल जी के इतिहास से ही प्रश्न बनते हैं। तो आप एक बार शुक्ल जी का इतिहास जरूर पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने निम्न 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अब हम देखेंगे कि वे कौन सी रचनाएं हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, बीसलदेव रासो, जयचंद प्रकाश, विद्यापति की पदावली। जो विजयपाल रासो है ये नल सिंह ने लिखी, हम्मीर रासो सरंगधर ने, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नल्ले सिंह। ये हो चुका है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुसरो की पहेलियाँ खुसरो, बीसलदेव रासो नरपति नाल्य, जयचंद प्रकाश भटकेदार, और एक इसमें जो है छूट चुका है, जयमक जसचंद्रिका, मधुकर कवि, विद्यापति की पदावली विद्यापति। जो इसमें विजयपाल रासो है ये 2 बार आया हुआ है। तो आप इसको एक जगह से कट कर देंगे और कट करके आप यहाँ पर जयमक जसचंद्रिका लिख लेंगे, तो ये पूरी 12 रचनाएं हो जाएंगी। और मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्यकाल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल या चारणकाल कहा है। आदिकाल के नामकरण आज हम आदिकाल ही पढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का काल आदिकाल को कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, आदिकाल को वीरकाल कहा है। और यह इनका जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, इनका हिंदी का सरल इतिहास रचना से ये कहा है। हरिश्चंद्र वर्मा ने रामविलास पांडे इन्होंने इसको, और राम खिलावन पांडे संक्रमण काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अंधकार काल या बाल्यावस्था का काल
कहा है। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। ये आदिकाल के नामकरण हमने देखे। आगे देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा और वासुदेव सिंह ने उद्भव काल आदिकाल को कहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमने आदिकाल के नामकरण देखे कि किसने क्या आदिकाल को कहा है। अब आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को ही अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। आचार्य शुक्ल ने अनिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आदिकाल को कहा है। आदिकाल की समय सीमा देख लेते हैं। गिरियर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य मत है। गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 से 1350 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र 650 से 1350 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं सदी से 14वीं सदी तक आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की है। अब देख लेते हैं कि हिंदी का पहला कवि किस विद्वान ने किसको माना है। आदिकाल का हिंदी का पहला कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है मुंज भोज। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है। मिश्र बंधुओं ने भी पुंड को माना है। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू। बच्चन सिंह विद्यापति। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा, जिसके अन्य नाम सरहपाद, राहुल भद्र, सरहपा, सरोज वज्र, ये सर्वमान्य मत से हैं। जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने हिंदी का पहला कवि सरहपा माना, तो ये सर्वमान्य है। आगे देखते हैं, आदिकाल हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार 933 ईस्वी। आचार्य देवसेन जैन कवि थे, इन्होंने इसकी रचना की। 250 दोहे हैं इसमें। और श्रावक व गृहस्थ जीवन का वर्णन अपभ्रंश पुरानी हिंदी मुक्तक रचना उपदेशात्मक रचना है। जो श्रावकाचार है आचार्य देवसेन ने, जो कि एक जैन कवि थे, 933 ईस्वी में लिखी। इसमें 250 दोहों के अंतर्गत गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं आदिकाल की विशेषता। भाव पक्ष की विशेषता, वीरों की गाथा का वर्णन, युद्धों का सजीव चित्रण, श्रृंगारिकता का चित्रण, प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन का चित्रण, रासो ग्रंथ व दरबारी साहित्य की अधिकता आदिकाल के अंतर्गत पाई गई। कला पक्ष की विशेषता, प्रबंध व मुक्तक रचनाएं लिखी गई। शैली डिंगल व पिंगल, अपभ्रंश व राजस्थानी का मिलाकर के डिंगल, अपभ्रंश व ब्रज को मिलाकर के पिंगल। ये दो शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी तो ये बनेगा डिंगल, अपभ्रंश व ब्रज तो ये बनेगा पिंगल। दोहा, छप्पय, चौपाई, त्रोटक, गाथा, आला छंदों की विविधता आदिकाल में पाई जाती है। प्राय सभी अलंकार, अर्थालंकार व छंदों का प्रयोग अतिशोक्ति, सलेश, रूपक एवं उपमा। आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल की पृष्ठभूमि राजनीतिक स्थिति थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव। आर्थिक स्थिति के अंतर्गत हम देखेंगे मध्यम व निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति। व्यापार प्रणाली की निश्चित व्यवस्था नहीं थी। अधिकांश व्यक्ति कृषि या मजदूरी पर आश्रित था। यह आदिकाल की पृष्ठभूमि है।
आदिकाल की देख लेते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही? सामाजिक पृष्ठभूमि छुआछूत का बोलबाला, पितरात्मक परिवार, नदियों की दयनीय स्थिति, हिंदू मुस्लिम में आपस में वैमनस्य। धार्मिक पृष्ठभूमि हिंदू धर्मपतन की ओर उन्मुख, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर का बोलबाला आदिकाल में था। आदिकालीन काव्यधारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 5 भागों में विभक्त किया है। रासो साहित्य या चारण साहित्य, वीरगदात्मक साहित्य, राजा या जैन साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। ये शुक्ल जी ने इसको विभक्त किया है। आप देख सकते हैं शुक्ल जी ने आदिकाल को 5 भागों में विभक्त किया। चारण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध या सिद्ध साहित्य, नाथ शैव साहित्य, लौकिक साहित्य। रासो साहित्य, रासो साहित्य के अंतर्गत देख लेते हैं। आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो वीरगाथात्मक साहित्य डिंगल व पिंगल शैली में रचा गया उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। रासो शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने किस शब्द से मानी है? रासो गारसा दत्तासी राजसूय यज्ञ से राजसूय से उत्पत्ति हुई मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल रसायन तथा प्रमाण के रूप में बीसलदेव रासो की निम्न पंक्ति प्रस्तुत की हैं। बहुतेरा मझारी, शारदा, तुठी, ब्रह्मकुमारी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। प्रमाण स्वरूप उन्होंने अब्दुल रहमान की संदेश रासक को प्रस्तुत किया है। जो कवि श्यामल दास और नागरी परचानी सभा है, उन्होंने रासों की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। विदेश्वरी पाठक ने राजयश से मानी है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रास से मानी है। रासों की उत्पत्ति। रासो साहित्य की विशेषता, रासो साहित्य की विशेषता, रासो साहित्य अधिकांशतः चारण कवियों द्वारा रचित है तथा राजस्थान से इस साहित्य की सर्वाधिक रचना प्राप्त हुई है। जो रासो साहित्य है वह राजस्थान से इसकी अत्यधिक रचनाएं प्राप्त हुई है। रासो साहित्य में आश्रयदाता राजाओं की वीरता व अन्य गुण का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इन रचनाओं में सामंती जीवन की झलक देखने को मिलती है। राजाओं व रचनाकारों जो आदिकाल था उसमें राजाओं व रचनाकारों की सोच जो है संकीर्ण थी, यानी कि उसमें संकीर्णता नहीं थी। उसमें ज़्यादा उनकी जो सोच है उनकी आप एक प्रकार से कह लीजिए संकीर्ण यानी कि छोटी। तो उनकी सोच जो है छोटी सोच थी। युद्धों का सजीव चित्रण, अधिकांश रचना विवादास्पद है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता आदिकाल में रही है। ये ट्रिक है। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, ये आदिकालीन रचनाओं की ट्रिक है। आप इसको देख सकते हैं। डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग, मुक्तक व प्रबंधात्मक काव्य रूपों का प्रयोग, छंद विविधता, अत्युक्ति व अत्युशोक्ति अलंकार का प्रयोग, लौकिक साहित्य की उपेक्षा, कल्पना की अधिकता। रासो साहित्य के प्रमुख रासो ग्रंथ व उनके रचनाकार: बीसलदेव रासो नरपति नाल्य, हम परमाल रासो जगनिक, हम्मीर रासो सारंगधर, खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नलसिंह, बुद्धि रासो जलहन, कलयुग रासो रसिक गोविंद, क़यामत खां रासो न्यामत खां जान, राम रासो समय सुंदर, राणो रासो दयाल कवि, रतन रासो कुंभकर्ण, कुमारपाल देव परबसूरी, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। देखते हैं खुमान रासो।
खुमान दासो दलपति विजय रचना काल 9वीं शताब्दी, शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये मान्य मत है। और 17वीं शताब्दी में मोतीलाल मेनरिया खुमान दासो को रचना मानते हैं। इस रचना में बपरावल से राज सिंह तक का वर्णन दिया हुआ है, किंतु खुमान सेकंड का विस्तृत वर्णन है। खुमान सेकंड 869 से 893 विक्रमी संवत शुक्ल के अनुसार थे। इस रचना में खुमान सेकंड चित्तौड़ के शासक व बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य युद्ध का चित्रण हुआ है। इस रचना में खुमान के 24 युद्धों का वर्णन है। इसको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। खुमान दासों को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। इसके 5000 छंद है और इसकी भाषा राजस्थानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकालीन रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया। बीसलदेव रासो नरपति नाल्य 1155 विक्रमी संवत शुक्ल जी के अनुसार। संवत 1212 बीसलदेव रासो 1155 ईस्वी। बीसलदेव रासो का जो रचना काल है 1155 ईस्वी और 1212 विक्रमी संवत होगा। ये यहाँ मिस्टेक हुई है, आप इसको ध्यान रखेंगे, आप इसको सही कर लेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 1058 विक्रमी संवत, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1545 से 1560 ईस्वी, मिश्र बंधु 1220 विक्रमी संवत, नागरी परचानी सबकासी 1073 ईस्वी, लाला सीताराम 1272 विक्रमी संवत। कथानक बीसलदेव सेकंड विग्रहराज चतुर्थ और राजमती की कहानी का वर्णन बीसलदेव रासो में दिया गया है। राजमती के कथन से स्पष्ट होकर बीसलदेव रासो जो राजमती थी उनके किसी कथन से रुष्ट होकर, यहाँ पर आप रुष्ट लिखेंगे, या नाराज होकर बीसलदेव का उड़ीसा चले जाना रुकने की अवधिया बीसलदेव रासो में तो 12 वर्ष का प्रवास बताया एवं रामचंद्र शुक्ल ने 1 वर्ष का प्रवास बताया है। इसका कथानक 4 खंडों में है, 2000 चरणों में विभक्त है। प्रथम खंड है बीसलदेव व राजमती के विवाह का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में राजमती से किसी बात पर रुष्ट होकर उड़ीसा जाने का वर्णन है। तृतीय खंड राजमती के वियोग का वर्णन किया गया। चतुर्थ खंड में भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना, बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना व राजमती व बीसलदेव के पुनर्मिलन का चित्रण चतुर्थ खंड में किया गया है। बीसलदेव रासो के प्रमुख तथ्य। बीसलदेव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। इसकी नायिका प्रोषित पतिका, जिसका पति बाहर गया हुआ है, की श्रेणी की नायिका है। हिंदी में सबसे पहला 12 मासा विरह वर्णन कार्तिक मास से जो बीसलदेव रासो है, इसका 12 मासा वर्णन शुरू होता है, पहली बार बीसलदेव रासो में ही मिलता है। नरपति नाल्य ने इसे स्त्री रसायन कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसकी नायिका के संदर्भ में कहा है कि समूचे मध्ययुगीन साहित्य में जबान की इतनी तेज व खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। शुक्ल ने इसकी भाषा सर्वाधिक हिंदी न मानकर राजस्थानी, ब्रिज व मध्यदेशी मिश्रित मानी है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसे रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य माना है। प्रश्न कैसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रासो साहित्य को बीसलदेव रासो को रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य माना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको बताना होता है कि किस विद्वान ने बीसलदेव रासो को रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य कहा है। आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इसमें सर्वत्र वर्तमानकालीन क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासो वीरगीत परंपरा की पहली रचना है। जो आचार्य शुक्ल हैं, इनके अनुसार बीसलदेव रासो वीरगीत परंपरा की पहली रचना इन्होंने इसे माना है। इसका सबसे पहले संपादन सत्यजीवन वर्मा ने किया। उनके द्वारा संपादित रचना में कुल 124 पद थे। इनके द्वारा संपादित रचना विक्रमी संवत 2008 में नागरी परचानी सभा काशी से प्रकाशित हुई थी। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसलदेव रासो में 128 पद है। इनके संपादित रचना सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है और काव्य रचना रूप मुक्तक या गेय रचना आप इसको कह सकते हैं।
परमाल रासो रचनाकार जगनिक है। रचनाकाल 1230 विक्रमी संवत 1173 ईस्वी। कथानक, इस रचना में कालिंजर के शासक परमरदेव के दो वीर सरदारों आह्ला व उदल की वीरता का चित्रण है। ये दोनों महोबा के रहने वाले थे। दोस्तों, जब आप विक्रमी संवत में से 57 घटाते हैं तो उसका ईस्वी सन निकल के आ जाता है। आप इस बात को स्पष्ट करके चलेंगे। 1230 विक्रमी संवत, इसमें से हम 57 वर्ष घटाएंगे तो हमें ईस्वी सन प्राप्त होगा। आप ये डाउट नहीं रखेंगे कि यहाँ पर विक्रमी संवत 1230 और ईस्वी कैसे 1173 हो गया। जो परमाल रासो है इसके रचनाकार जगनिक है। इन्होंने इसमें जो राजा परमरदेव के दो वीर सरदार आल्हा व उदल की वीरता का चित्रण इसमें किया है। ये दोनों महोबा के रहने वाले थे। चार्ल्स एलियट ने फर्रुखाबाद से सबसे पहले इसका प्रकाशन करवाया था 1865 ईस्वी में आल्हाखंड नाम से। आप देखेंगे कि इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट 1865 ईस्वी में आल्हाखंड नाम से करवाए थे। इसके बाद वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके पश्चात 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसका परमाल रासो के नाम से नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशन करवाया था। अब इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। विशेष तथ्य, इस रचना में बनाफरी जाति के 52 लड़ाइयों का वर्णन है। यह गेय एवं मुक्तक रचना है। यह रचना छत्तीसगढ़ की उपबोली बनाफरी में रचित है, जो आल्हाखंड या परमाल रासो आप इसे कह सकते हैं। यह छत्तीसगढ़ के उपबोली बनाफरी उसमें रचित रचना है। वीरता के भावों को व्यक्त करने वाली निम्न पंक्तियां 12 बरस लो कुकर जिए 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। परमाल रासो से ये पंक्तियां ली गई और जगनिक ने इनको कहा है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को अर्ध प्रमाणिक माना है। इसके पद बुंदेलखंड, महोबा और बैंसवाड़ा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसको आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि कहा। पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकार चंद्रबरदाई। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रबरदाई को पहला महाकवि कहा है। इसका रचनाकाल है 1193 ईस्वी। रचनाकाल 1193 ईस्वी। चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान व चंद्रबरदाई जन्म निधन की तिथियां भी एक समान है, जिसके संदर्भ में पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित पंक्तियां प्रमाण स्वरूप मिलती हैं। एक थल जन्म एक थल मरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। इसमें कुल 69 सर्ग हैं। सर्ग जिनको समय कहा जाता है, जिसमें से 6 सर्ग स्वयं चंद्रबरदाई ने पूरे किए और शेष 61 सर्ग तो जो है चंद्रबरदाई ने पूरे किए और 8 सर्ग उनके पुत्र जल्लन ने पूर्ण किए। जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ले गए तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को जल्लन अपन जो कि उनका पुत्र था उनको सौंप करके कहा था कि आप इसे पूर्ण करेंगे। पुस्तक जल्लन हद्दे चली गज्जन नर्प काज। ये पंक्ति पृथ्वीराज रासो से ही है। जो कवि चंद्रबरदाई थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो के 61 सर्ग या समय आप इसको कह लीजिए इसको पूर्ण किया था। और यूजीसी नेट जेआरएफ में पृथ्वीराज रासो से 27वां सर्ग जिसका नाम रेवा तट है वो लगा हुआ है। हम उसकी भी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि आगे आने वाली वीडियो में हम उसे भी पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में दी।
वर्तमान में पृथ्वीराज रासो के निम्नलिखित 4 संस्करण उपलब्ध हैं। वरहद रूपांतरण, जिसमें 16,306 छंद 69 समय। मध्य रूपांतरण, जिसमें कि 7,000 छंद हैं। लघु रूपांतरण 3500 छंद 19 समय। लघुत्तम रूपांतरण यानी कि सबसे छोटा, लघु लघुत्तम सबसे छोटा, जिसमें कि 1300 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी मूल पृथ्वीराज रासो माना है, जो कि लघुत्तम रूपांतरण है यानी कि लघुत्तम संस्करण है। इसी को, जिसमें 1300 छंद है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल रासो माना है, या मूल पृथ्वीराज रासो इसी को माना है। नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहान वंशीय शासक थे, धीरोदास श्रेणी के नायक थे। नायिका संयोगिता मुग्धा श्रेणी की नायिका। सबसे बड़ा सर्ग कन्नौज युद्ध, सबसे छोटा पद्मावती। इसकी भाषा के संदर्भ में आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इसमें युद्ध के चित्रण में डिंगल तथा श्रृंगारिक वर्णन व प्रकृति चित्रण में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रधानता पिंगल शैली की, अतः इसकी भाषा पिंगल ही माननी चाहिए। दोस्तों, पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो में भी है, और एक पद्मावती जो कि रचना है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये पद्मावती पृथ्वीराज रासो में कहाँ से आ गया। पृथ्वीराज रासो का पद्मावती नाम से सर्ग है, तो आप इस बात को स्पष्ट करके चलेंगे। पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो जो है उसमें 69 समय है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है, जिसमें छप्पे, तोटक, वीर, ताटक, दोहा, चौपाई छंदों की प्रमुखता है। छप्पे छंद चंद्रबरदाई का प्रिय छंद था, इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का राजा कहा है। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का राजा कहा जाता है, और आज आपने ये भी देख लिया कि नामवर सिंह ने ही चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का राजा कहा है। छंद विविधता के कारण शुक्ल ने पृथ्वीराज को रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। बनारसी दास ने भी छंदों का अजायब घर केशव दास की रामचंद्रिका को कहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आप शुक्ल ने तो पृथ्वीराज रासो को कहा है छंदों का अजायब घर, और बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो है केशव दास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने संवाद योजना केशव दास की रामचंद्रिका की संवाद योजना को विशिष्ट माना है। आगे देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने काव्य शास्त्र का अजायब घर रामचरितमानस को कहा है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने काव्य शास्त्र का अजायब घर रामचरितमानस को कहा है। आगे देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पर रीझकर अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशन आरंभ करवाया कर्नल जेम्स टोड। जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पर रीझकर अंग्रेजी में उसका अनुवाद करवाया था। इसी बीच डॉक्टर बुलर को कश्मीर के जानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक एक रचना मिली, जिसमें संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था। इस आधार पर उन्होंने यानी कि डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया। डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित कर दिया था। अब इसके बाद जब उन्होंने ऐसा किया तो इसके बाद विद्वान 3 भागों में बट गए। कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना, कुछ विद्वानों ने अर्धप्रमाणिक, कुछ ने प्रमाणिक। तो अब देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से थे। तो जो गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, मुरारीदीन देवी प्रसाद ये थे जिन्होंने इसको अप्रमाणिक माना, यानी कि बुलर, मोतीलाल मेहरा ने। बुलर ने तो इसको अप्रमाणिक की श्रेणी में खड़ा ही कर दिया पृथ्वीराज विजय के आधार पर, जो कि जानक कवि ने लिखी थी। तो उसके आधार पर उन्होंने इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। और शुक्ल ने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पूरा ही जाली ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो यह ग्रंथ पूरा ही जाली है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वान अगर मुनि अधूरी हज सुनाए, यानी कि ये तो होगी इनकी शॉर्ट। अब देख लेते हैं। अगर चंद नाहटा, मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक माना है। प्रमाणिक मानने वाले कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण रूप से प्रमाणिक माना है, जिसमें कि हैं मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण रूप से प्रमाणिक माना है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही माना है। पृथ्वीराज रासो व इतिहास की तिथियों में मेल नहीं है, इसमें परस्पर 80-90 वर्षों का अंतर है। इस समस्या के निराकरण के लिए विष्णुलाल पांड्या ने अनंत संवत की कल्पना की थी। आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को वह इतिहास की तिथियों में मेल न हो पाने के कारण मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने अनंत संवत की कल्पना की एवं उनकी मान्यता थी कि पृथ्वीराज रासो में दी गई तथ्य विक्रमी संवत में न होकर अनंत संवत में है। तो इस आधार पर उन्होंने अनंत संवत की कल्पना की और उसके बाद तिथियां इतिहास से मेल खा जाती हैं। पृथ्वीराज रासो को नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक काव्य कहा है। आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य नरोत्तम दास स्वामी ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को विशाल घटनाकोश कहा है। गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना है। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने विशाल वीर काव्य कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे वरहत महाभारत कहा है। हमीर रासो रचनाकाल सारंगधर, रचनाकाल 1357 ईस्वी। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैंगलम में सारंगधर के कुछ पद मिले और इन पदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसे अस्तित्व की कल्पना की थी। नीचे इसमें आप जो है मोटा मोटा देख सकते हैं। बाकी इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। आप इसकी भाषा ध्यान रखेंगे कि इसकी भाषा राजस्थानी जो कि बनस से प्रभावित है इसकी भाषा है। और इसमें रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होने का चित्रण किया गया है। हमीर रासो के अंतर्गत आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विजयपाल रासो जो कि नरसिंह द्वारा लिखी गई है। विजयपाल रासो नरसिंह भाट द्वारा लिखी गई 16वीं सदी में इसकी रचना हुई। छंद जो इसके प्राप्त हुए 42। भाषा इसकी अपभ्रंश है। इसमें करौली के शासक विजयपाल व पंग देश के राजा के मध्य हुए युद्ध का चित्रण किया गया है और इसमें विजयपाल की जीत हुई थी, यानी कि विजयपाल विजय हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासो परंपरा में स्थान नहीं दिया, इसे अपभ्रंश रचना माना है। सिद्ध साहित्य परिभाषा आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप इसको किस प्रकार ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म, फिर उसकी महायान शाखा, फिर उसके वज्रयानी, बौद्ध धर्म, महायान, वज्रयानी और सिद्ध साहित्य, इस प्रकार ये इसका क्रम बनेगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सिद्धों के चरमोत्कर्ष का काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य का काल। सिद्धों के प्रमुख केंद्र श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम, बिहार। सिद्धों की पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। बाद में ये मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर भाट देश चले गए। नेपाल, भूटान एवं तिब्बत की तरफ अग्रसर हो गए थे।
सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी ज्योतिषवर ठाकुर की रचना वन रत्नाकर से प्राप्त होती है। सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से की तथा उनकी वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी में बोधगान और दोहा नाम से बंगला भाषा में किया था। सिद्धों के बारे में विशेष व विस्तृत विवेचनात्मक सबसे पहले राहुल शंकर ने हिंदी काव्यधारा जो कि 1945 ईस्वी में प्रकाशित की गई उसमें दिया गया है, जो विस्तृत विवेचनात्मक है, और इसमें ही इन्होंने सरहपा को हिंदी का पहला कवि घोषित किया है। राहुल शंकर ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहपा से माना तथा इनका समय 769 ईस्वी के लगभग तय किया है या माना है। शंकरत्यान ने सिद्धों की संख्या 84 मानी, जिसमें 80 पुरुष एवं 4 स्त्रियां हैं। अब हम जो उसमें 4 स्त्रियां हैं उनको देख लेते हैं एक बार। यहाँ से यूपी टीजीटी में एक बार प्रश्न बना था कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य में कौन सी योगिनी नहीं है, तो कनखलपा, कनक, लक्ष्मी, मणि, मेखा, ये तो होगी इनकी शॉर्ट ट्रिक। कनखलपा, लक्ष्मीकरा, मणि, भद्रपा, मेखलपा, ये 4 योगिनियाँ 84 सिद्धों में थी। वे सिद्ध जिनको नाथ साहित्य में भी गिना जाता है मच्छंदरनाथ, चरपटनाथ, जालंधर, नागार्जुन, गोरखनाथ। आप इनको ध्यान रखेंगे कि इनको सिद्धों में भी गिना जाता है और ये नाथों में भी गिना जाता है। नाथ और सिद्ध दोनों में इनको गिना जाता है। सिद्ध साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। मुनि अद्वैवज ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा। हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को आलो अंधारी कहा है। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप वाली थी। सिद्धों ने निराश जनता में उत्साह का संचार किया। इनकी प्रशंसा करते हुए हरिप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में चली गई, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया है। आप इस बात को ध्यान कर रखेंगे कि यह हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उलटबांसियों का आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्ध साहित्य में ही प्राप्त होता है और आगे चल करके हमें यह कबीर की वाणियों में भी उलटबांसियों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। सिद्धों की प्रमुख विशेषताएं, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। चरम उत्कर्ष का काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य, विकास बौद्ध धर्म, महायान, वज्रयान, सिद्ध साहित्य, ये इनका कर्मानुसार काल कर्मानुसार है। शिव व शक्ति की युगल रूप में उपासना, पंचमकार पर विशेष बल, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य, ये 5 विकार थे। जाति प्रथम वर्ण व्यवस्था का विरोध, वैदिक धर्म एवं ब्राह्मणवाद का विरोध, तंत्र साधना पर बल सिद्ध साहित्य में दिया गया। प्रमुख कवि थे सरहपा। इनके कुछ प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। सरहपा समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार संवत 717 से 826 संवत के बीच। गुलाब राय और डॉक्टर विनातोष भट्टाचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रमी संवत 690 के आसपास सरहपा का इन्होंने समय माना है। राहुल शंकरत्यान ने 769 ईस्वी सरहपा का समय निर्धारित किया, जो कि सर्वमान्य है। हिंदी का पहला कवि सरहपा को ही माना है। सरहपा महाराजा धर्मपाल के समकालीन थे और जाति से ब्राह्मण थे। आगे देखेंगे कि सरहपा सिद्ध साहित्य में सहजान के प्रवर्तक थे। हिंदी में कड़वक पत्ती का प्रयोग सबसे पहले सरहपा ने ही किया। हिंदी में दोहा चौपाई का प्रयोग भी सबसे पहले सरहपा ने ही किया। इनकी कुल 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें मुख्य है दोहा कोश। अन्य रचना वज्रगीतिका, डौकनी वज्रगीतिका, अमर वज्रगीतिका, आप इसको देख लेंगे। मेरी कोशिश है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए जल्दी से हम इसको देखेंगे। जो देखने के महत्वपूर्ण बिंदु है हम उन्हीं को देखेंगे। शुक्ल के अनुसार हिंदी का आरंभिक रूप सबसे पहले सरहपा की रचनाओं में ही परिलक्षित होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का आरंभिक रूप सबसे पहले सरहपा की रचनाओं में ही देखने को मिलता है। सबरपा समय 780 के ईस्वी के लगभग ये सरहपा के शिष्य थे और जन्म अक्षत्रिय वंश में हुआ, किंतु सबरों
जो एक जाति है। जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम सब्रपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनकी रचना आप देखेंगे, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सहज जीवन पर बल दिया तथा सहज जीवन को ही महासुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया है। चर्यापद की प्रमुख विशेषताएं, छाड़ू छाड़ू माँ वो मोह विषम दोली माँ सुखे विलसंती सबरो लैया गुण महोली। चर्यापद में 106 पद मुक्तक रचना दोहा छंद में रचित है। लोईपा समय 773 ईस्वी, राव संकेत रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 830 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। यानी कि सरहपा, सबरपा, लोईपा ये तीनों ही राजा धर्मपाल के समकालीन कवि थे। आगे देखेंगे कि कन्हप्पा ने अपनी रचना चर्या विनिश्चय में लोईपा को शैव धर्म का प्रथम आचार्य माना है। कन्हप्पा ने अपनी रचना चर्या विनिश्चय में लोईपा को शैव धर्म का प्रथम आचार्य माना। लोईपा की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकपा तथा उनके मंत्री डेंगीपा लोईपा के शिष्य बन गए थे। राहुल सांकरत्याय ने इनकी निम्नलिखित 2 रचनाओं का उल्लेख किया है। नंबर 1 बुद्धोदय अभिधम दोहा या अभिधम समय विभाग, दोनों ही प्राप्त नहीं है। का तरुवर पंच विडाल चंचल ची पैठा काल डीड करिए महासुख परिणाम लोई अथाई गुरु पुच्छई जाग। ये लोईपा की महत्वपूर्ण पंक्तियां और सिर्फ इसमें यहीं से ही पहली लाइन ही दे करके पूछ लेता है कि निम्नलिखित पंक्तियां किसकी है। का तरुवर पंच विडाल यहीं से ही पूछ लेता है। सिद्धों कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि भी लोईपा ही है। कन्हप्पा, इनका समय विक्रमी संवत 810 ईस्वी राम कुमार वर्मा के अनुसार, 820 ईस्वी शुक्ल के अनुसार, जो कि सर्वमान्य मत है। राहुल सांकरत्यान, डॉक्टर नागेंद्र नागरी प्रचानी सभा ने भी ही इनका जन्म काल या समय 820 ईस्वी ही माना है। जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। मूल नाम कर्णपा। कृष्ण वर्ण के होने के कारण इनका नाम कृष्णपा के नाम से भी प्रसिद्ध है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गुरु, जो इनके गुरु थे जलंधरपा थे, ये महाराजा देवपाल के समकालीन थे। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कुल 74 रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं। आप इनको देख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं डोम्बिपा। इनके जन्म काल के बारे में ही देख लेते हैं। समय 840 ईस्वी, समय जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में। गुरु विनापा प्रथम या विरूपा द्वितीय। कुल रचनाएं इनकी 21 है। डोम्बी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश, योगचर्या ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वैसे तो उन्होंने 21 रचनाएं लिखी हैं, पर उसमें डोम्बी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश और योगचर्या डोम्बिपा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यह अक्षर द्विकोपदेश जो है यह शब्दकोश पर्यायवाची कोश है। वर्णमाला के भाई दोस्तों किसी कमी के कारण वीडियो बीच में रुक गई थी। आइए आगे शुरू करते हैं। हम इसमें पढ़ रहे थे कि अक्षर द्विकोपदेश जो कि एक शब्दकोश है, पर्यायवाची कोश आप इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वर्णमाला के एक अक्षर के माध्यम से दार्शनिक विषयों का निरूपण अक्षर द्विकोपदेश में डोम्बिपा ने किया है। और सिद्ध कवियों का सही क्रम कालक्रम की दृष्टि से सरहपा, लोईपा, सबरपा, कन्हप्पा और डोम्बिपा। आप इस क्रम को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नाथ साहित्य के अंतर्गत परिभाषा है। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जनभाषा में जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दियों के मध्य माना है। राहुल सांकरत्याय ने नाथों को सिद्ध परंपरा का विकसित रूप माना है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय पंथ को अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत आदि नामों से संबोधित किया है। राहुल सांकरत्याय ने निम्नलिखित 9 नाथ माने हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र,
सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरख, चलपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्लिकार्जुन। ये राहुल सांकृत्यायन ने 9 नाथ माने हैं। नाज, हस, भी, गो, चय, जय, मैं, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं और क्रमानुसार आपको ये ध्यान याद हो जाएंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर रामकुमार व हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित 9 नाथ माने हैं। पहला आदिनाथ यानी कि शिव। नंबर 2 मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ, जवालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तरीनाथ, गोपीनाथ। अब देख लेते हैं कि नाथ साहित्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नारी निंदा सबसे पहले नाथ साहित्य में ही मिलती है। नाथ साहित्य में ज्ञान व निष्ठा पर विशेष बल दिया गया। मनोविकारों की निंदा की गई। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान सबसे पहले नाथ साहित्य में दिया गया। नाथ संप्रदाय में हठयोग साधना प्रणाली पर विशेष बल दिया गया। इस संप्रदाय में हठयोग साधना प्रणाली के समावेश का श्रेय गोरखनाथ को है। उन्होंने है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्रमा माना है। हठ यानी कि सूर्य और चंद्रमा। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य का सबसे कमजोर पक्ष है। आप देखेंगे कि हठयोग, जिसमें कि उन्होंने है को सूर्य और ठय का चंद्रमा माना है और इन दोनों का योग ही हठयोग है। गोरखनाथ जी को इसका श्रेय जाता है। आगे देखते हैं कि नाथ साहित्य के बारे में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन क्या क्या हैं। नंबर 1 सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना प्रणाली की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना प्रणाली आरंभ हुई। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। अब देख लेते हैं नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार उन्होंने सिद्धों से ही नाथ पंथ की परंपरा को विकसित माना है। राहुल सांकृत्यायन। नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दियों के मध्य रहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथों की भाषा कुछ कर्कश व फक्कड़ी जिसमें स्पष्ट बयानी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उन्होंने नाथों की भाषा को कर्कश व फक्कड़ी कहा है। संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्यधारा है, ये कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि देख लेते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि गोरखनाथ। इनका समय 845 ईस्वी के लगभग राहुल सांकृत्यायन ने माना। 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी, 11वीं शताब्दी पीताम्बर दत्त बड़तवाल और 13वीं शताब्दी शुक्ल व डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट है, जितने भी तथ्य कराए गए हैं, सब के सब तथ्य आपको कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको कोई नोट्स बनाने हैं, ना ही आपको अन्य कोई किताब देखनी है। आदिकाल से संबंधित इस वीडियो में आपको पूरे नोट्स, पूरे तथ्य आपको मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं कि जो गोरखनाथ की रचनाएं मानी गई हैं वे कौन कौन सी हैं। शब्दी सबसे प्रामाणिक रचना है। पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, ज्ञान चौतीसा, ये गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं। डॉक्टर नागेंद्र राहुल सांकृत्यायन ने रचनाओं की संख्या 40 मानी है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने रचनाओं की संख्या 14 मानी है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की संपूर्ण रचनाओं का संकलन 1942 में गोरखबाणी के नाम से प्रकाशित करवाया। जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल थे, उन्होंने गोरखनाथ की संपूर्ण रचनाएं संकलित की और 1942 ईस्वी में गोरखबाणी के नाम से उसे प्रकाशित करवाया। आगे देख लेते हैं। ये तो आप देख लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे कि गोरखनाथ के बारे में विशेष तथ्य हम यहाँ से इसको देखेंगे। इसमें इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, सर्वमान्य मत है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पंजाब के कांगड़ा नामक स्थान पर गोरखनाथ जी का जन्म हुआ। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि गोरखनाथ की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है।
आगे देखते हैं। आचार्य द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ ने विभिन्न शैव संप्रदाय को तोड़कर 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। रास या जैन साहित्य देखते हैं। रास या जैन साहित्य परिभाषा 12वीं से 13वीं शताब्दियों के मध्य जैन कवियों द्वारा जो साहित्य अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जनभाषा के रूप में लिखा गया उसे रास साहित्य के नाम से जाना जाता है। रास शब्द का अर्थ है जिसमें नृत्य संगीत क्रीड़ा की प्रधानता, उसे रास कहते हैं। रास शब्द का उल्लेख सबसे पहले आदि पुराण जैन पुराण में मिलता है। इसके रचयिता 7वीं शताब्दी के जैन कवि जिनसेन सूरी थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रास के स्थान पर क्रीडनीयक शब्द का प्रयोग किया है। आप इस बात बिंदु को ध्यान रखेंगे। रास साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। समय 12वीं से 13वीं शताब्दी। रास साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान व दक्षिणी भारत में रचा गया। समस्त रास साहित्य का आधार जैन पुराण को माना है। रास साहित्य चरित आचार फागु शैलियों में रचित है। इस साहित्य की रचनाओं के नायक मुख्यतः जैन तीर्थंकर हैं। इस साहित्य में हिंदू धर्म की कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। रास साहित्य उपदेशात्मक है। रास साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है। रास साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक व विस्तृत जानकारी मोतीलाल मैनेरिया की रचना राजस्थानी भाषा और साहित्य में मिलती है। रास साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार। भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि शालिभद्र सूरी ने लिखी। रचनाकाल 1184 ईस्वी। कथानक इसमें दो सगे भाइयों भरतेश्वर जो कि अयोध्या का शासक है और बाहुबली जो तक्षशिला का शासक है को पहले युद्धरत तथा बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। इसमें कुल 205 छंद हैं। चौपाई दोहा में। काव्य रूप है खंड काव्य। मुनिजिन विजय ने इसे रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। प्रमुख रस है वीर श्रृंगार और शांत रस इसमें है। पंच पांडव चरित रास जो कि शालिभद्र सूरी ने लिखा 1191 ईस्वी। काव्य रूप है महाकाव्य। कुल सर्ग है 15। आगे चलते हैं। बुद्धि रास रचनाकार शालिभद्र सूरी 1193 ईस्वी। चंदन बाला रास आसगु ने लिखा जिसकी रचना जालौर में हुई। 35 जो चंदन बाला रास है इसमें कुल 35 छंद हैं। काव्य रूप है खंड काव्य। 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है चंदन बाला रास जो कि आसगु ने लिखा है। स्थूली भद्र रास जिन धर्म सूरी ने इसकी रचना की है। रचना काल है 1209 ईस्वी और इसका कथानक है स्थूली भद्र जो कि आरंभ में ब्राह्मण है उसे कोसा नामक वैश्य के साथ भोगलिप्त होने पर पतित तथा बाद में जैन धर्म में दीक्षित होना बताया गया है। रेवंत गिरिरास विजय सैन सूरी। आप इनको सिर्फ रचनाएं और उन्हीं के रचनाकार ध्यान रखने हैं। नेमिनाथ रास सुमति गणी। नेमिनाथ रास सुमति गणी 1231 ईस्वी में इसको लिखा गया। आगे ये रास साहित्य की कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक। जिन पदम सूरी सारमूर्ति। करकंड चरित रास कनकामर मुनि। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी। दर्शनसार लघुन्या चक्र और द्रव्य स्वभाव प्रकाश दब सहाव प्यास भी आप इसको कह सकते हैं। आचार्य देवसेन ने इसको लिखा है। आगे चलते हैं। आबूरास पलहन प्रबंध चिंतामणि अभय तिलकमणि। हरिचंद पुराण पद्मनाभ का नड़ते प्रबंध पद्मनाभ। भरतेश्वर बाहुबली घोररास वज्रसेन सूरी। लौकिक साहित्य ढोला मावरा दोहा कल्लोल कवि। इसके रचनाकार है कल्लोल कवि। मूल रचना लुप्त हो गई थी। बीकानेर के आसपास केवल गेय परंपरा उपलब्ध थी। 1561 में जैन कवि कुशल लाभ राय कथावाचक ने इसके पदों का संकलन किया है। आगे चलते हैं। इसका जो कथानक है नायक ढोला है जयपुर के कछवाहा वंश के शासक नल का पुत्र। उम्र 3 वर्ष। नायिका मारू मारवणी। पूगल बीकानेर। उम्र 1.5 वर्ष। विशेष तथ्य कुल छंद है 788। मुक्तक रूप है
भाषा है इसकी राजस्थानी। आगे देखते हैं, यहाँ से आप इस बिंदु को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसमें कुछ चौपाई कुशल लाभ ने जोड़ी थी, प्रेम गाथात्मक गे रचना है। इसके पद बीकानेर के आसपास गाए जाते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। सोठियो धूहो भली भली मरवंडी बात, जो बन छाई धन भली थारा छाई रात, ढोला मारूरी दूहा। राहुल वेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई उसका विकसित रूप ढोला मारूरा दोहा में देखा जा सकता है, ऐसा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राहुल वेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई उसे ढोला मारूरा दोहा से एक नई दिशा प्राप्त हुई। उत्तरोत्तर लोगों की रुचि परिष्कृत होती चली गई। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार ढोला मारूरा दोहा वह हेमचंद्र के पदों के बीच की योजक कड़ी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा को हेमचंद्र व बिहारी के पदों के बीच की कड़ी कहा है। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा पटियाली में हुआ था। दोस्तों ये 1253 ईस्वी होगा यहाँ पर, ठीक है, आप इसको सही कर लेंगे। एटा पटियाली, मृत्यु 1324 ईस्वी में। मूल नाम अब्दुल हसन, गुरु निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा अजुद्दीन अमीर की उपाधि अलाउद्दीन ने इसे दी थी। उपनाम अमीर खुसरो के अन्य उपनाम जो कि आप देखेंगे, तुर्क ए अल्लाह अलाउद्दीन ने कहा, तोता ए हिंद, तूती ए हिंद स्वयं खुसरो ने कहा, हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि इनको ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने माना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने माना है। इनकी रचनाएं खालिक बारी, नौसिफर, हालात ए कन्हैया, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, नजरान ए हिंद व गजल अमीर खुसरो की ये रचनाएं थी। खालिक बारी जो शब्दकोश है पर्यायवाची कोश आप इसको कह लीजिए, शब्दकोश कह लीजिए। खालिक बारी वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों की विवेचना इसमें की गई है। इसमें तुर्की, फारसी, अरबी व हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। नूह सिफार भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। विशेष तथ्य, हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही किया था। जो हिंदी भाषा है उसके लिए हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है उन्होंने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि माना है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सर्वाधिक 11 सुल्तानों का उत्थान व पतन देखा है। फारसी व हिंदी के मिश्रित छंदों में कविता करने वाले अमीर खुसरो पहले कवि हैं। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि अमीर खुसरो। महत्वपूर्ण कथन इनके देख लेते हैं कि इनके बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है। इनकी पहेलियाँ व मुकरिया प्रसिद्ध है, जिनमें उक्ति व चित्रण की प्रधानता है, तथापि रसीले गीत व दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के बारे में। खुसरो की भाषा के दो रूप हैं, पहेलिया मुकरिया, दो सुखने ग्रामीण व बोलचाल की भाषा ठेठ खड़ी भाषा में इन्होंने इसको लिखा है। गजल एवं गीत फारसी मिश्रित ब्रज भाषा में इन्होंने इसकी रचना की है। देख लेते हैं विद्यापति जन्म 1385 ईस्वी बिहार के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव में हुआ था। यहाँ पर आप इसको सही करेंगे, ये विप्सी है। निधन 1460 ईस्वी। विद्यापति तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रित कवि थे। कीर्ति सिंह से इन्हें भी वृत्ति मिलती थी। उपनाम थे इनके विद्यापति के उपनाम। पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जातीय कवि अपरूप का कवि बच्चन सिंह ने कहा। मैथिल कोकिल मिथिला के विद्वानों ने कहा। अभिनव जयदेव शिव सिंह सेंगर ने कहा। पंचदेव उपासक हरप्रसाद शास्त्री ने कहा। विद्यापति की कुल 16 उपाधियों का उल्लेख मिलता है। दशावधान, नवकवि, शेखर, खेलन कवि, कवि कंठहार, सरस कवि इनकी अन्य उपाधियां हैं जो कि विद्यापति को दी गई हैं। खेलन कवि, विद्यापति ने स्वयं को कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है।
इनकी रचनाएं, संस्कृत की रचनाएं शैव सर्वस्व सार भक्ति संबंधी रचना है। भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, लिखनावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, वर्ण कृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, रुक्मणी परिणय जो कि संस्कृत में लिखी गई। गोरक्ष विजय, प्राकृत, अभ्रंश, मैथिली तीनों भाषाओं में इसका प्रयोग हुआ है। गोरक्ष विजय जो है इसमें प्राकृत, अभ्रंश, मैथिली तीनों भाषाओं का शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। अवहट की रचनाएं, कीर्तिलता, कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण इसमें विद्यापति ने किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह रचना भरंग बिरंगी संवाद के रूप में रचित है। इस रचना में जौनपुर राज्य का चित्रण भी मिलता है। कीर्ति पताका 1403 ईस्वी, तिरहुत के शासक शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण इसमें किया गया है। विद्यापति की पदावली 1380 ईस्वी, भाषा मैथिली है। इसकी रचना जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर हुई है। जो विद्यापति की पदावली है इसकी रचना जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर हुई है। इसका वर्ण विषय है राधा एवं कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण। इस रचना के अंत में शिव स्तुति से संबंधित कुछ पद है जिन्हें नचारी कहा जाता है। विद्यापति की पदावली में जो कि विद्यापति ने लिखी उसके अंत में शिव स्तुति से संबंधित कुछ पद हैं जिन्हें नचारी कहा जाता है। इस रचना में राजा लक्ष्मण सेन, उनकी रानी पद्मावती व लखीमा देवी का भी वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बृजनंदन सहाय। विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगार का रस सिद्ध कवि कहा है। दोस्तों आप देखेंगे कि विद्यापति को अलग अलग विद्वानों ने श्रृंगारी, रहस्यवादी और अन्य रूप में भक्त कवि माना है, और हरप्रसाद शास्त्री ने तो विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध कवि तक कह दिया है। तो आगे देखते हैं कि पदावली के पदों की मादकता जो कि उसका सौंदर्य चित्रण है को निराला ने इसके पदों को नागिन की लहर कहा है। पदावली के पदों की मादकता को नागिन की लहर निराला ने कहा। चैतन्य महाप्रभु पदावली के पदों को गाते गाते भाव विवल हो जाते थे, अर्थात भाव विभोर होकर मूर्छित तक हो जाते थे। विशेष तथ्य विद्यापति के बारे में। हिंदी के प्रथम गीतकार डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि विद्यापति थे। आदिकाल व भक्तिकाल की संधि काल के कवि, जो आदिकाल व भक्तिकाल है उसके जो संधि स्थल पर खड़ा कवि है वो विद्यापति है। विद्यापति के बारे में विद्वानों के कथन देख लेते हैं एक बार। विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायक नायिका का माधुर्य अद्भुत है। इनकी रचना शायद जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर हुई हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है विद्यापति के बारे में। आगे देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, ये तो परिभाषाएं कई परीक्षाओं में आ चुकी हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये कथन है विद्यापति के बारे में। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं कुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जगा करती है, उसमें नेत्रों में ही रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ऐसा कहना है विद्यापति के बारे में। आगे देखते हैं कि विद्यापति में भक्ति भावना तो थी पर उस पर श्रृंगारिक भावना ने विजय प्राप्त कर ली थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐसा कहा है विद्यापति के बारे में। आगे देख लेते हैं कि बसंत विलास का लेखक का तो बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर यह जो है बसंत विलास, यह केशवलाल हरसाद राय ने ध्रुव ने 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन करवाया। इसमें कुल 84 छंद है, दोहा छंद। कथानक इस रचना में विरहणी स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण बसंत विलास में किया गया है। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, काव्य रूप मुक्तक है, भाषा राजस्थानी बनस मिश्रित है बसंत विलास की।
यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है जो आधुनिक आर्य भाषाओं के इतिहास में बेजोड़ है। माता प्रसाद गुप्त ने बसंत विलास के बारे में कहा है, इस काव्य में से ही पिंगल एक सरस ब्रजभाषा रूप लेती हुई प्रतीत होती है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। आगे चलते हैं। संदेश रासक, जिसके रचनाकार है अब्दुल रहमान, 12वीं शताब्दी या उत्तरार्ध 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका समय है। कथानक इसमें विक्रमपुर की किसी वियोगिनी के विरह का चित्रण संदेश रासक में किया गया। यह एक खंड काव्य के रूप में है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे श्रृंगार परंपरा की पहली रचना माना है। प्रश्न इसमें सिर्फ यहीं से बनते हैं कि किस लेखक ने किसे पहली रचना माना, किस कवि को पहला कवि माना, दी गई रचना के कवि का क्या नाम है, या यह किस सन में इनका समय क्या था। तो वहाँ पर सिर्फ कवियों का ही समय दिया गया है। तो आगे चलते हैं। ये आपने देख ही लिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। आप इस बात को स्पष्ट रखेंगे, इस बिंदु को आप स्पष्ट करके चलेंगे। आगे चलते हैं। रोड़ा कवि, राउलवेल रोड़ा कवि। रचनाकाल 10वीं शताब्दी, चंपू रचना है। एक जो गद्यपद मिश्रित रचना होती है, राउलवेल एक चंपू काव्य है। गद्यपद मिश्रित रचना चंपू काव्य राउलवेल रोड़ा कवि ने लिखी और शिलालेखों पर अंकित होने के कारण इसकी शैली चंपू शैली की हिंदी की पहली रचना राउलवेल ही है। यूपी टीजीटी में 2021 में यहाँ से प्रश्न बना था कि निम्नलिखित में से कुल राजचरी वंशों की नायिकाओं का वर्णन किस रचना में सबसे पहले हुआ है। तो राजकुलचरी जो वंशों की नायिकाएं हैं उनका वर्णन राउलवेल में सबसे पहले हुआ है और कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस रचना के शिलालेखों पर अंकित होने की जानकारी दी गई थी। ये रहा यहाँ पर कि कलचुरी राजवंश, इसमें राउल सहित 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन इसमें दिया गया है। नक्शिक वर्णन सबसे पहले राउलवेल से ही प्राप्त होता है। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। इसमें राजस्थानी सहित 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। वर्तमान में मुंबई के प्रिंस वेल्स संग्रह में सुरक्षित है। इस रचना का तत्सम नाम राजकुल विलास है। आगे चलते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, 12वीं शताब्दी में इसका रचना काल है और ये व्याकरण ग्रंथ बनारस के आसपास की भाषा एवं संस्कृति का चित्रण इसमें हुआ है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई है और दामोदर शर्मा महाराज गोविंद के सभा पंडित थे। इस उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, इसमें बनारस के आसपास की भाषा का चित्रण किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इसकी भाषा मुख्यतः मैथिली है। इसका संपादन सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसका संपादन उक्ति व्यक्ति प्रकरण का संपादन सुनीति कुमार चटर्जी ने किया था। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, रचनाकाल 14वीं शताब्दी, भाषा मैथिली है। इसे पर्यायवाची कोश और मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। जो वर्ण रत्नाकर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसे 14वीं शताब्दी के आसपास इसको लिखा। इसकी भाषा मैथिली है। मैथिली का विश्वकोश वर्ण रत्नाकर को कहा जाता है। आगे जयचंद प्रकाश भटकेदार, जयमक जसचंद्रिका मधुकर कवि, रचनाकाल 1186 ईस्वी। वर्तमान में रचना उपलब्ध नहीं है। इस रचना के बारे में जानकारी दयाल दास सिंघायच द्वारा राठौड़ रे ख्यात में मिलती है। वर्ण विषय जो जयमक जसचंद्रिका है, कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन इसमें हुआ है। आगे चलते हैं। कुवल्यमाला कथा उद्योतन सूरी, रचनाकाल 835 ईस्वी के आसपास कुवल्यमाला की रचना की गई। रणमल छंद, श्रीधर ने इसकी रचना की। रचनाकाल 1454 ईस्वी। वर्ण विषय है ईडर के शासक रणमल तथा पाटन के सूबेदार जफर खां के मध्य हुए युद्ध का चित्रण रणमल छंद में किया गया है। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य देखते हैं। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, हेमचंद्र, वास्तविक नाम चंगदेव, उपनाम अपभ्रंश का पाणिनि, समय 1085 से 1172 ईस्वी।
हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रित कवि थे। इनकी रचनाएं हैं कुमारपाल चरित, देसी नाममाला कोश, छंदानुशासन, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, इन तीनों का व्याकरण इसमें है। हेमचंद्र की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भल्ला हुआ जो मारिया, बहिनी महारा कंतु, लज्जम तू वैसह्यम जय भाग घर एंतु। आप ध्यान रखेंगे कंतु और एंतु ये हेमचंद्र जी के ही शब्द हैं, आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं। आगे चलते हैं स्वयंभू। स्वयंभू समय 783 ईस्वी के लगभग यानी कि 8वीं शताब्दी, रचना पौमचरिव, पद्म चरित भी इसको कह देते हैं, और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को ही माना है। कथानक इस रचना में राम के जीवन चित्र का चित्रण है। इस रचना को अपभ्रंश की रामायण कथा तथा स्वयंभू का अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। इसमें 5 सर्ग हैं जिन्हें कांड कहा गया है। स्वयंभू की जो पौमचरिव है उसमें 5 कांड है, उनको सर्ग कहा गया है, और 90 संधियां हैं जिसमें से 83 संधियां तो स्वयंभू ने लिखी और 6-7 उनकी संधियां त्रिभुवन ने लिखी हैं। इस रचना में 7 चौपाई छंद हैं, दोहा छंद, कड़वक पद्धति है, अन्य रचना है इनकी रिठनेमी चरिव, स्वयंभू छंद, पंचमी चरिव, पुष्पदंत। समय 10वीं शताब्दी। ये आरंभ में शैव मतानुयायी थे, बाद में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। इनकी रचना महापुराण में महाभारत की कथा का चित्रण है। इन्हें अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। महापुराण, जसहार चरिव यानी कि यशोधरा चरित। ये अपने आप को अभिमान मेरु के नाम से संबोधित करते थे। जो पुष्पदंत थे अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे। न्याय कुमार चरिव, नाथ चरित, कोश ग्रंथ, पुष्पदंत। धनपाल 10वीं शताब्दी। भविष्यत कथा या भविष्यत दथा, भविष्यत दत्त कथा या भविष्यत कहा। पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा है। भविष्यत कहा को रोमांटिक महाकाव्य विंटरनित्ज ने कहा है। जो इंदुर या योगींद्र। समय 6ठी शताब्दी। रचना परमात्म प्रकाश योगसार। राम सिंह 11वीं शताब्दी। रचना पाहुड़ दोहा। आदिकाल की अन्य रचनाएं। प्राकृत प्रकाश वररुचि, वैराग्य सार सुप्रभाचार्य, हरिवंश पुराण, श्रुत कीर्ति। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ, जबकि पैतृक गांव कनेला था। राहुल सांकृत्यायन दोस्तों इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल में, आप कह लीजिए सिद्ध साहित्य हो, नाथ साहित्य हो, इन सभी के बारे में राहुल सांकृत्यायन ने बहुत अधिक खोज की है, और 1945 ईस्वी जो कि उनकी काव्यधारा के नाम से सिद्ध साहित्य उन्होंने उसमें लिखा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राहुल सांकृत्यायन को हमने इसी के साथ, आदिकाल के साथ ही रखने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो आगे देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था। राहुल सांकृत्यायन की शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। राहुल ने सन 1930 ईस्वी में, जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, उन्होंने 1930 ईस्वी में श्रीलंका गए और वहाँ जाकर उन्हें बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। सांकृत्यायन जी का सन 1963 ईस्वी में देहांत हो गया। इनकी रचनाएं, राहुल सांकृत्यायन जी की जो रचनाएं हैं, मेरी जीवन यात्रा 6 भाग है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा तक, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं हैं। लहासा की ओर यह अंश सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो सन 1929-30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते से की थी। लहासा की ओर जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने 1929 व 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आदिकाल को पूर्ण रूप से स्पष्ट व उसको समझने का प्रयास किया है। ये मेरे लिखे हुए नोट्स हैं। आपको आदिकाल से संबंधित, चाहे वो रचनाएं हो, पहला कवि किसने किसको माना,
या अन्य और भी बिंदु, हर एक रचना के बारे में, हर एक कवि के बारे में हमने एक एक बिंदु को स्पष्ट रूप से पढ़ा, जाना। और हमने राहुल सांकृत्यायन को भी इस वीडियो में इसलिए रखा क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदि के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में भी इस वीडियो में जान लिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य हिंदी साहित्य प्रेमियों को भी इसको शेयर करें, इसको भेजें। और अन्य जो विद्यार्थी नेट, जेआरएफ या टीजीटी, पीजीटी अन्य किसी भी हिंदी साहित्य से जुड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल से जोड़ें, वे इस चैनल से जुड़ सकते